तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ज्योग्राफी को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: फिजिकल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी हम बात करें तो इसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मिनरल्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी में सेटलमेंट एंड माइग्रेशन के बारे में सब पढ़ेंगे। हम इसको दो और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आफ्टर ये सब पढ़ने के बाद, जो कि ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं और एक इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो हम फिजियोग्राफी जब पढ़ेंगे इंडिया की और वर्ल्ड की, तब उसको देखेंगे। नाउ अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, सब्जेक्ट का ओरिजिनेशन कब हुआ है, तो 8 से 9 सेंचुरी बीसी में सब्जेक्ट का ओरिजिनेशन होता है ग्रीस में। ठीक है। ग्रीस में क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे, ग्रीस जो है एक तरह से आप बोल सकते हो ओशन से चारों तरफ से घिरा हुआ है। साथ में यहाँ पे क्लियर स्काई है। अब सोचो कि आप एक आइलैंड में हो जहाँ चारों तरफ से ओशन है, तो आप सोचोगे कि किस तरह, क्या ओशन के पार भी कोई दुनिया है कि नहीं। ठीक है। उसी के साथ स्काई जो एकदम क्लियर है, और अगर क्लियर स्काई है तो आपको स्टार्स देखने में हेल्प मिलती है। करेक्ट। तो आप स्टार्स देख सकते हो। तो इसी तरह एक होमर नाम के एक एंशियंट ग्रीस है, हिस्टोरियंस है, जिन्होंने दिया है विंड्स कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब विंड से काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन से आती हैं। अभी हमने पढ़ा कि वो ग्रीस जो है डिफरेंट सराउंडेड बाय ओशन है, बट बिकॉज ऑफ क्लियर स्काई दे कैन ऑब्जर्व स्टार। ठीक है। अब हम एंशियंट हिस्ट्री में कोई इक्विपमेंट की बात करें जो ज्योग्राफिकली बनाया गया है, ज्योग्राफी थ्रू आइडिया, तो एक है सनडाइल, जिसे हम जंतर मंतर में देख सकते हैं। करेक्ट। अब हम थोड़ा और सोचें कि उस टाइम पे लोग ज्योग्राफी के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब अर्थ कैसे मूव करती है, सन क्या है, स्टार्स क्या है। तो हमारे पर्सपेक्टिव जो है हमारे रिलीजियस से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल, पहले हम मानते थे कि अर्थ और हम एक स्पेशल बीइंग है, हमें स्पेशल भगवान ने ट्रीट किया है। तो हम मानते थे कि अर्थ यहाँ सेंटर में है और उसके अराउंड जो है सन चक्कर लगा रहा है। ठीक है। तो इस आइडिया को बोलते थे जियो सेंट्रिक आइडिया, मतलब कि अर्थ सेंटर में है और सन चक्कर लगा रहा है हमारे, इसे बोलते हैं जियो सेंट्रिक आइडिया। सेम अगर हम हिलियोसेंट्रिक आइडिया की बात करें, तो लेटर हमने माना कि सन हमारे गॉड है। ठीक है। हमने सन को सुपीरियर बना दिया यहाँ पे, और अर्थ को इन्फीरियर बना दिया, और हमने बोला कि अर्थ जो है सन के अराउंड चक्कर लगा रही है ना। अगर हम सेम बात करें तो काफ़ी सारी थ्योरीज आती है, साइंटिस्ट आते हैं 19th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में। जैसे कि इमैनुअल कांट आइडिया ऑफ सोलर सिस्टम देते हैं, वही लाप्लास की थ्योरी आती है। सेम एक साइंटिस्ट रहते हैं 1920 में, एक आते हैं एडविन हबल कर। अब ये बोलते हैं कि 1920 में जो है एडविन हबल बोलते हैं, एक एस्ट्रोनॉमर रहते हैं, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर। ये ऑब्जर्व करते हैं टेलीस्कोप से कि जो अर्थ है और जो अर्थ के सारे ऑब्जेक्ट्स है, स्टार्स हैं, ये सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि थ्योरी ऑफ एक्सपांडिंग यूनिवर्स दे रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो यूनिवर्स है वो एक्सपांड हो रहा है, बड़ा हो रहा है और फैलता जा रहा है, स्ट्रेच होता जा रहा है। तो हम इसी ऑब्जर्वेशन को माने और समझे कि एक टाइम पे वो स्टार्स, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो उसके पास्ट में जब हम बैकवर्ड में जाएंगे तो वो और क्लोज होंगे। करेक्ट। हम और बैकवर्ड में जाएंगे तो भी ये और क्लोज आएंगे। तो मतलब एक टाइम पे क्या हुआ होगा कि जो सारे ऑब्जेक्ट एक सिंगुलरिटी में, मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट हुआ होगा। करेक्ट। एक बहुत बड़ा, फिर आफ्टर दैट एक्सप्लोजन होता है, काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। तो हमारी थ्योरी आती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बिग बैंग थ्योरी ने क्या किया है, सिंपली एडविन हबल के ऑब्जर्वेशन को और एक्सपांड किया है। कहा है कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ एक सिंगुलरिटी होता है, और एक टाइम पे ये सिंगल ऑब्जेक्ट था, बहुत हीटेड ऑब्जेक्ट था। एक एंशियंट एक्सप्लोजन होता है इसमें, बहुत बड़ा धमाका होता है एंशियंट, जिसके कारण सारे ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में, जब इनिशियल टाइम में 13.7 बिलियन ईयर्स को जब ये एक्सप्लोजन हुआ होगा, तो ऑब्जेक्ट है वो लाइट की स्पीड से, बहुत ज़्यादा लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा दूर जा रहे होंगे। और क्योंकि जब स्पीड इतनी ज़्यादा है तो एनर्जी कंजम्पशन होता है। एनर्जी कंजम्पशन होने के कारण क्या होता है, एटम्स क्रिएट होते हैं, और इन्हीं एटम्स को मिलकर हमारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, सन बनता है, स्टार्स बनते हैं, अर्थ बनती है। ठीक है। तो हम इसके अब डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं प्रॉपरली।
The universe as we know started with infinitely hot and dense single point that inflated and stretched first at unimaginable speeds and then at a more measurable rate over time over the next 13.7 billion years to the still expanding cosmos that we know today. ठीक है, तो मतलब पहले वो एक स्पीड, और जो स्पीड है जो इतनी ज़्यादा थी कि हम मेजर ही नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्पीड को एनर्जी लॉस हुआ, उसके बाद मेजरेबल स्पीड कूल डाउन हुआ, जिससे कारण एटम्स और ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट हुआ. ओके, नाउ अगर हम बात करें अब धीरे धीरे इसी थ्योरी को लें तो काफ़ी सारी नई थ्योरीज आई. फॉर एग्जांपल ऑक्सीलेशन थ्योरी, काफ़ी डिफरेंट थ्योरी. सपोज करते हैं कि हमारे पास, सपोज करते हैं कि ये एक एक्सप्लोजन होता है और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं. ठीक है, लेकिन एक टाइम बाद इनकी एनर्जी लॉस होगी. करेक्ट. अब एनर्जी लॉस होने के बाद क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो हो जाएगी. अब जब स्पीड स्लो हो गई, एनर्जी लॉस हो गया, तो यहाँ पे अब ग्रेविटी अपना काम स्टार्ट करेगी. तो क्या होगा, जो भी बिगर ऑब्जेक्ट है वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा. सारे स्मॉलर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होंगे और अगेन एक सिंगुलरिटी वापस बनेगा. फिर से एक्सप्लोजन होगा, फिर से ऑब्जेक्ट दूर जाएंगे, एनर्जी लॉस होगा, फिर ये ग्रेविटी की वजह से एक साथ जुड़ेंगे और फिर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होगा. तो इस तरह से हम काफ़ी सारे डिफरेंट थ्योरीज है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में. ठीक है, अब हम थोड़ा अर्थ पे जाते हैं. तो वाई डज अर्थ मूव अराउंड द सन, मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट अर्थ है, तो जब हमने बात करी अभी समझाई ग्रेविटी के कारण जो है हर ऑब्जेक्ट ग्रेविटी से एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. तो और जब सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो सन अर्थ जो है सन में क्यों नहीं गिर रही है, मतलब अर्थ को सन में चले जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वेलोसिटी है. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को अपने किसी भी पत्थर को अपने छत से, घर की छत से फेंकोगे नीचे, हाथ से सीधा छोड़ दोगे तो वो सीधा नीचे चला जाएगा. लेकिन आप इस पत्थर को थोड़ा फोर्स लगाओगे तो इसको इस तरफ एक प्रोजेक्टाइल डायरेक्शन मिल जाएगी, तो वो उस तरफ जाएगा. सेम अर्थ के साथ भी है कि जो सन है वो अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन बिकॉज अर्थ एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, स्पीड है, वेलोसिटी है उसके पास, तो वह इंस्टेड ऑफ सीधा जाने के बजाय इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है. सेम अर्थ सन, यहाँ पे अर्थ है, सन वापस उसको अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ अर्थ डायरेक्ट जाने के बजाय बिकॉज इसके पास वेलोसिटी है तो वो सीधा वापस से एंगल हॉरिजॉन्टल ले लेती है. ठीक है, फिर हम वहीं अर्थ के पास थोड़ा और देखते हैं ध्यान से. तो अर्थ जो है स्पिन कर रही है, और कोई भी स्पिन करता हुआ ऑब्जेक्ट जो है सेंटर से बल्जी हो जाता है, मतलब यहाँ से जो है इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सर्कल होने के बजाय इसके सेंटर से बल्ज होता है. अब जब बल्ज है तो इस बल्ज की वजह से क्या होता है, टिल्ट क्रिएट होता है. ये 23.5 डिग्री का, और जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन है इससे होता है 66 हाफ डिग्री का एक एंगल बनाती है. तो अर्थ एक्सिस tilted at 23.5 from vertical. Earth makes an angle of 66.5 degree from horizontal plane. ये इसका horizontal plane है. ठीक है, अर्थ का जो शेप है वो ऑब्लेट स्फीयर बोल सकते हैं या फिर हम जियोइड बोल सकते हैं. सर्कल नहीं है, याद रखना, ऑब्लेट स्फीयर है या फिर जियोइड है. इसके बाद हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो हम यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं सन की रेज जब अर्थ पे आती हैं तो हाफ पे पड़ती है, मतलब हाफ स्फीयर जो होता है डे होता है, हाफ स्फीयर में जो होता है लाइट और नाइट रहती है. तो हम इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. जो आप ये लाइन देख रहे हैं एक इमेजनरी लाइन है, याद रखना ये लाइन ड्रॉ नहीं करी गई है, ये एक इमेजनरी लाइन का नाम है जिसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो नाइट टाइम और डे टाइम को अर्थ को सेपरेट करती है. ठीक है, उसके बाद हम अर्थ पे रिवोल्यूशन पे आते हैं. तो अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, उसका ऑर्बिट इलेप्टिकल है, विच मीन्स इसका भी सर्कल कंप्लीट सर्कल नहीं है, इस तरह से काफ़ी बल्जी है. तो उसी के साथ जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करती है, काउंटर क्लॉकवाइज करती है. इसकी रोटेशन की स्पीड की बात कर रहा हूँ. रोटेशन कवर जो होता है अर्थ का अपनी ही एक्सिस पे घूमती है अर्थ. दो टाइप के मूवमेंट अर्थ करती है सन के अराउंड. फर्स्ट होता है रोटेशन,
मतलब अर्थ अपनी ही एक्सेस पे घूमती है। सेकंड होता है रिवॉल्यूशन, मतलब अर्थ जो है सन के अराउंड चक्कर लगाती है। तो जब हम उसकी बात रोटेशन की बात करते हैं तो 23 आवर्स 56 मिनट्स 4.09 सेकेंड्स, इतनी टाइम में ये अर्थ कंप्लीट रोटेशन करती है अपनी एक्सिस पे। ठीक है, अब हम रिवॉल्यूशन और रोटेशन की बात करें, स्पीड ऑफ रोटेशन की बात करें, तो जब हम रोटेशन का देखते हैं तो इसकी स्पीड क्या रहती है। तो हमको पता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय अपॉन टाइम। सो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब ये कि जब हम अर्थ की बात करते हैं तो ये इक्वेटर है और ये पोल से दूर। ठीक है, तो इक्वेटर पे स्पीड ज़्यादा रहेगी क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर हो रहा है। वहीं पोल से हम बात करें तो यहाँ कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे स्पीड रहेगी ज़ीरो। तो मतलब ये कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं स्पीड कम होती जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड रहेगी इक्वेटर पे। जैसे जैसे हम पोल्स पे जाएंगे इसकी स्पीड कम होती जाएगी। किसकी? अर्थ के रोटेशन की। अर्थ के रोटेशन की स्पीड पोल्स पे ज़ीरो है, इक्वेटर पे सबसे हाई है। इसकी मैक्सिमम स्पीड रहती है 103 माइल्स पर आवर इक्वेटर, मैक्सिमम स्पीड। ओके, देन planet rotation is of consistent speed. The speed of rotation experience in different places it is different. Why? Because हमने देखा because in one complete rotation different points cover different distances, जो भी मैंने समझाया उसके नोट्स यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम अर्थ की ऑर्बिट की बात करते हैं। तो अर्थ की ऑर्बिट जो है, अर्थ जो है सन से पेरिहिलियन, मतलब सर से थोड़ा पास वाली डिस्टेंस बोलते हैं इसको, 1.7 किलोमीटर। वहीं हम अर्थ की डिस्टेंस जो सन से दूर रहती है, मैक्सिमम डिस्टेंस रहती है सन से, वह है 152 किलोमीटर। इसको हम बोलते हैं अफिलियन। पेरिहिलियन और अफिलियन डिस्टेंस याद रखना ज़रूरी नहीं है, नाम याद रखना ज़रूरी है। अफिलियन एंड पेरिहिलियन। अफिलियन मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अर्थ फ्रॉम सन, मैक्सिमम डिस्टेंस अर्थ कवर्ड बाय सन। तो पेरिहिलियन एंड अफिलियन। जो अफिलियन है वो 4 जुलाई को रहता है, जो पेरिहिलियन है वो 4 जनवरी को रहता है। नाउ हम आगे आते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि सन हमारा सीजन्स ऑफ अर्थ कैसे होते हैं। सीजन्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो हमें पता है कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, तो एक ही साइड वो टिल्टेड रहती है। करेक्ट। अब यहाँ पे टिल्ट की वजह से क्या होता है, डे नाइट जो हमारे सीजन है उसमें फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं जून में, तो जून में यहाँ पे आप देख सकते हो आर्कटिक सर्कल है, हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है NH, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे डे टाइम सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी, मतलब डे लॉन्गर होगा। 21 जून को हमारा आता है जून सॉल्स्टिस। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है तो यहाँ डे ज़्यादा, उसके लेफ्ट साइड में, उसके राइट साइड में देखें, सॉरी यहाँ राइट साइड में देखें तो यहाँ नाइट रहेगी, लॉन्गर नाइट रहेगी। कहाँ पर? सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गर नाइट रहेगी। अब क्योंकि अर्थ जो है जितनी इसको अमाउंट ऑफ हीट मिलती है उससे जो है इसका सीज़न मालूम पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल नदर्न हेमिस्फीयर में डे टाइम नाइट टाइम ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, विंटर आएगा। नदर्न हेमिस्फीयर में समर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है। नदर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है इसलिए यहाँ पे समर रहेगा, जून सॉल्स्टिस बोलते हैं। अगर हम इसी का अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएँ, मतलब इस तरफ आए दिसंबर में, तो यहाँ दिसंबर सॉल्स्टिस रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर जो वो पीछे की तरफ है और सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है। तो अब सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। अब हम मार्च इक्विनॉक्स और सितंबर इक्विनॉक्स को देखते हैं, तो दोनों का डिफरेंस ये रहता है, यहाँ पे ये होता है जो सन की रेज हैं वो बराबर इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉन इन पे बराबर पड़ती है, तो हम इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन आना चाहिए
कि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से सन की लाइट कम पड़ेगी, यहाँ पे डिस्टेंस कम होने की वजह से सन की लाइट ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो क्या इससे कोई सीज़न में फ़र्क पड़ता है? नहीं। मेन रीज़न सीज़न का जो रहता है वो रहता है नाइट टाइम हीट इज़ लॉस्ट हीट इज़ रिसीव्ड से। मतलब डे टाइम ज़्यादा रहेगा तो मतलब हीट ज़्यादा रिसीव होगी, नाइट टाइम ज़्यादा रहेगा तो हीट ज़्यादा लॉस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रेटर द लेंथ ऑफ द डे ओवरऑल हीट इज़ हायर। मतलब दिन बड़े होंगे तो हीट ज़्यादा रिसीव होगी, जिसकी वजह से समर सीज़न आएगा। और शॉर्टर द लेंथ ऑफ डे टाइम हीट इज़ लो और लॉस्ट होगी, तो मतलब यहाँ कोल्ड आएगा, विंटर सीज़न। ठीक है, तो सेम हम आगे बढ़ते हैं और हम अक्टूबर और फरवरी पे जाते हैं। तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपीयर्स टू बी टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। अवे फ्रॉम द सन मतलब शॉर्टर डेज लॉन्गर नाइट्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। वही हम आर्कटिक सर्कल की बात करें तो यहाँ पे जो रहता है नॉर्दर्न पोल 6 मंथ नाइट रहती है, मतलब 6 मंथ नाइट रहेगी। वही अंटार्कटिक की बात करें 6 मंथ डे टाइम रहेगा, मतलब कंटिन्यूस डे टाइम रहेगा, कंटिन्यूस नाइट टाइम रहेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सोल्स्टिस पे। सो 21st और 2nd दिसंबर को दिसंबर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। यहाँ पे हम सोल्स्टिस का मीनिंग समझे तो मतलब कि जो सन की रेज है सोल्स्टिस में या तो कैप्रिकॉर्न पे सीधा पड़ रही है, वर्टिकली डायरेक्ट पड़ रही है, या तो कैंसर पे पड़ रही है। और सोल्स्टिस को मतलब हम पोजीशन ऑफ स्टार्स बोलते हैं, मतलब अर्थ की पोजीशन, अर्थ भी एक तरह से स्टार, पोजीशन ऑफ स्टार बोलते हैं। और इसका जो जो ये नाम दिया सोल्स्टिस, ये पोर्चुगीज का आइडिया था। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें।